श्री श्याम महाविद्यालय में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम ऑनलाइन क्लासेस के अंदर बीए बीएड पार्ट फर्स्ट और जनरल बीए फर्स्ट और एमए प्रीवियस का पेपर सेकंड ह्यूमन मोर्फोलॉजी के अंतर्गत हम लोग अपवर्तन चक्र की विवेचना करेंगे। अपवर्तन चक्र में सर्वप्रथम स्टोकिस भूविज्ञानवेत्ता जेम्स हटन ने 1785 में भूविज्ञान क्षेत्र में चक्रीय पद्धति का अवलोकन किया। ये कहते हैं, इनका मानना है कि मैं तो आदि का कोई लक्षण है और मैं अंत का कोई भविष्य। इसी आधार पर जेम्स हटन महोदय ने एक रूपतावाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कई बार आपके क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के आधार पर पहला जो सेक्शन है, इस सेक्शन है उसमें 1 नंबर या 2 नंबर का प्रश्न पूछ किया जाता है कि एक रूपतावाद सिद्धांत के जनक कौन है, या एक परिभाषा पूछ ली जाती है, न तो आदि का कोई लक्षण है और न अंत का कोई भविष्य। ये शब्द हमको किसने दिए थे? तो आपका आंसर होगा जेम्स हटन। इसी आधार पर जेम्स हटन महोदय ने एक रूपतावाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अमेरिकी विद्वान, इनके बाद अमेरिकी विद्वान डब्ल्यू.एम. विलियम मॉरिस डेविस ने अपवर्तन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में किया। अब डेविड महोदय कहते हैं, डेविड के अनुसार, डेविस के अनुसार शिलाकृति का निर्माण या विकास एक ऐतिहासिक क्रम में होता है और इनका मानना है कि पृथ्वी पर 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक अंतर्जात बल है और दूसरा बहिर्जात बल है। अंतर्जात बल यानी आंतरिक बल के द्वारा धरातल पर अनेकों विषमताओं की उत्पत्ति होती है, अनेकों विषमताओं का जन्म होता है और ये विषमताएं 2 रूपों में होती हैं। अगर किसी भूभाग का उत्थान यानी ऊपर उठना होता है तो वो पर्वत या पठार के रूप में ऊपर उत्थित होंगे। तो इसी प्रकार दूसरा जो रूप है वो अवतरण का है, यानी भूभाग का नीचे की तरफ दसाव होना और उस दसाव प्रक्रिया से झीलों एवं गड्ढों या गर्तों का निर्माण होना। उसी प्रकार से जो दूसरा बल है वो बाह्य बल है। बाह्य बल है वो धरातल के ऊपर आंतरिक बलों के द्वारा जितनी भी विषमताएं उत्पन्न हो जाती है, धरातल पर जितनी भी विषमताएं उत्पन्न हो जाती है, उन विषमताओं को समाप्त करने के लिए, उन विषमताओं को दूर करने के लिए उस धरातल को वैसे ही समतलता लाने के लिए इस धरातल के ऊपर विभिन्न प्रकार के बाह्य बल कार्य करते हैं। जैसे पवन, जैसे बहता हुआ जल यानी नदियां, हिमानिया या हिमनद, सागर की लहरें, आदि विभिन्न प्रकार के प्रक्रम हैं
जो धरातल के ऊपर आंतरिक बल के द्वारा जो विषमताएं उत्पन्न हुई है उन सबको दूर करना और भूपृष्ठ के ऊपर धरातल के बाह्य भाग के ऊपर समतलता स्थापित करना। इस प्रकार के प्रकरण जो चलते रहते हैं, कहने का मतलब यह है कि धरातल का कोई भी भूभाग है वो स्थिर नहीं है, गतिशील है और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और जैसे ही धरातल का कोई भूभाग अगर समतल है तो अंतर्जात और बलों के द्वारा इसके ऊपर इसका उत्थान होगा और उत्थान होने के बाद धीरे धीरे इसका पतन शुरू हो जाएगा और पतन शुरू हो जाएगा तो फिर उसके बाद ये धरातल वो आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाएगा। इस प्रकार की प्रक्रियाएं चलती रहती है। उत्थान से लेकर वापस समतल मैदान में परिवर्तित होना एक सर्किल चलता रहता है और इसी को ही अपवर्तन चक्कर के नाम से जाना जाता है। इसी को अपवर्तन चक्कर के नाम से जाना जाता है। 1933 में फ्रिकमे ने डेविस के भौगोलिक चक्र में कुछ संशोधन प्रस्तुत किया और डेविस के पेनिक्लिनेशन के अधिक प्रभावकारी बताया तथा कहा कि अंत में पेनिप्लेन न बनकर पेनिप्लेन निर्मित होता है। कुछ विद्वानों ने डेविस के भौगोलिक चक्कर को भूपटल के कई क्षेत्रों में स्वरूपों के निर्माण की प्रक्रिया का स्पष्टीकरण में असमर्थ पाया और नवीन अपवर्तन चक्रों का प्रतिपादन कर डाला। इसी प्रकार से 1948 में एलसीटी महोदय ने इसी प्रकार 1948 में एलसीटी महोदय ने अफ्रीका के शुष्क तथा सुहाना प्रदेशों के स्थल रूपों के विकास के स्पष्टीकरण के लिए पैडी प्लेन चक्कर की संकल्पना का प्रतिपादन किया। पैडी प्लेन संकल्पना का प्रतिपादन किया। उन्नीस सौ 1962 में डिवीजन शैली में डेविसियन शैली ने अपवर्तन चक्र को भ्रामक बताया, अपवर्तन चक्र को भ्रामक बताया। अपवर्तन चक्र का खंडन करने की बात है। अनेक
नए भूवैज्ञानिक आए डेविस के बाद। जब तक अनाच्छादनात्मक प्रक्रमों को नियंत्रित करने वाले कारकों में परिवर्तन नहीं होता, तब तक सल रूपों में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार इन विचारधाराओं का खंडन करने के बाद ही भूवैज्ञानिकों ने गतिक संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। गतिक संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब हमारे सिलेबस के अनुसार, हमारे सिलेबस में अपरदन चक्कर 2 प्रकार के भूगर्भ वैज्ञानिकों का योगदान है। दोनों हमारे सिलेबस में हैं, एक तो डेविस महोदय है और दूसरे वाल्टर पेंक हैं। तो उन दोनों का अपरदन चक्कर, दोनों के अपरदन चक्कर के संदर्भ में उनके दोनों के विचार हैं, हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। तो अगली हेडिंग लिखिए, डेविस का भौगोलिक चक्कर। डेविस का भौगोलिक चक्कर। सर्वप्रथम डेविस महोदय ने 1899 में भौगोलिक चक्कर की संकल्पना का प्रतिपादन किया। संकल्पना का प्रतिपादन किया और इन्होंने बताया कि भौगोलिक चक्कर समय की वह अवधि है, और इन्होंने बताया कि भौगोलिक चक्कर समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत एक उत्थित भूखंड अपरदन के प्रक्रम द्वारा प्रभावित होकर एक आकृति विहीन समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है। अठारह सौ 1999 में संकल्पना का प्रतिपादन सर्वप्रथम किया था और इनके अनुसार भौगोलिक चक्कर समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत एक उत्थित भूखंड अपरदन के प्रक्रम द्वारा प्रभावित होकर एक आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाता है। इस तरह डेविस ने स्थल रूपों के विकास में चक्रीय पद्धति का अवलोकन ऐतिहासिक परिवेश में किया। इनके अनुसार स्थल रूपों के निर्माण एवं विकास पर
संरचना प्रक्रम एवं अवस्था, संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का प्रतिफल है। इन तीनों कारकों को डेविस का त्रिकट सिद्धांत भी कहते हैं। त्रिकट सिद्धांत भी कहते हैं। देखिए भाई, कई बार छोटे वाले जो प्रश्न है सेक्शन ए की बात करते हैं हम लोग, आपके क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट के अनुसार सेक्शन ए की बात करते हैं। वहां छोटे जो प्रश्न आते हैं, छोटे प्रश्नों में पूछ लेते हैं कि संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का प्रतिफल है निम्न में से किसका? तो जवाब आपका क्या होगा? विलियम मॉरिस डेविस, WM डेविस। संरचना, संरचना का तात्पर्य है कि किसी भूभाग पर पहले सेल संरचना विकसित होती है, इसके बाद विविध भूदृश्यों का निर्माण होता है। सबसे पहले हमने संरचना लिखा है। संरचना में किसी भूभाग पर किसी भूभाग पर पहले सेल संरचना विकसित होती है, सेल संरचना विकसित होती है। बाद में विविध भूदृश्यों का निर्माण होता है। विभिन्न भूदृश्यों का निर्माण होता है। दूसरी प्रक्रम की बात है। भूदृश्यों के विकास में प्रक्रम का मतलब कारक है। भूदृश्यों के निर्माण में नदी, पवन, भूदृश्यों के निर्माण में नदी, पवन, लहरें, भूमिगत जल आदि प्रक्रमों का
योगदान होता है। और तीसरी जब हम लोग बात करते हैं तो वो अवस्था की। अवस्था का मतलब आयु यानी समय। जिस प्रकार मानव की उसके जन्म के बाद विकास की तरफ अग्रसर मृत्यु तक समय अनुसार अवस्थाएं बटी होती है, समय अनुसार अवस्थाएं बटी होती है, उनमें मानव जीवन की भांति मानव जीवन की भांति भूदृश्यों के विकास में मानव जीवन की भांति भूदृश्यों के विकास में भूदृश्यों के विकास की तीन अवस्थाएं होती है। तीन अवस्थाएं होती है। युवा, प्रौढ़ और वृद्धावस्था। वृद्धा अवस्था। और यही डेविस का त्रिकट सिद्धांत है। त्रिकट सिद्धांत है। डेविस का जो भौगोलिक चक्कर है वो निम्न मान्यताओं के ऊपर आधारित है। तो मान्यताएं कौन कौन सी हैं उनको नोट कर लें आप लोग। मान्यताएं, डेविस का जो भौगोलिक चक्कर है वो निम्न मान्यताओं पर आधारित है। पहला है स्थल रूप, अंतर्जात एवं बहिर्जात। स्थल रूप, अंतर्जात एवं स्थल रूप, अंतर्जात एवं बहिर्जात कारकों की पारस्परिक क्रियाओं का प्रतिफल है। स्थल रूप, अंतर्जात एवं बहिर्जात कारकों की पारस्परिक क्रियाओं का प्रतिफल है। दूसरा है स्थल रूपों का विकास। स्थल रूपों का विकास कर्मिक रूप में होता है।
स्थल रूपों का विकास क्रमिक रूप में होता है। और तीसरा है नदियां जब अपनी घाटियों को गहरा करती रहती है, नदियां जब अपनी घाटियों को गहरा करती रहती है, जब तक कि गहरा करती रहती है जब तक कि वे क्रमबद्ध न हो जाए। जब तक कि वे क्रमबद्ध न हो जाए, जब तक कि वे क्रमबद्ध न हो जाए, इस स्थिति की प्राप्ति के बाद इस स्थिति के प्राप्ति के बाद नदियां इस स्थिति के प्राप्ति के बाद नदियां पार्श्विक अपरदन द्वारा पार्श्विक अपरदन द्वारा अपनी घाटी को चौड़ा करती जाती है, अपनी घाटी को चौड़ा करती जाती है, अपनी घाटी को चौड़ा करती जाती है। स्थलखंड का उत्थान तीव्र गति से चौथा है स्थलखंड का उत्थान तीव्र गति से स्थलखंड का उत्थान तीव्र गति से कम समय में ही कम समय में ही पूर्ण हो जाता है। और पांचवा है जब तक उत्थान समाप्त नहीं हो जाता तब तक अपरदन क्रिया प्रारंभ नहीं होती।
देखिए डेविस का जो भौगोलिक चक्र है उसमें इन्होंने 5 मान्यताएं दी हैं। पहली मान्यता, इनके अनुसार इनका जो अपर्दन चक्र है वो व्यवस्थित है। स्थल रूप अंतर्जात एवं बहिर्जात वाली स्थल रूप अंतर्जात एवं बहिर्जात कारकों की पारस्परिक क्रियाओं का प्रतिफल है। दूसरा है स्थल रूपों का विकास कर्मिक रूप में होता है। तीसरा है नदियां जब अपनी घाटियों को गहरा करती है, जब तक वे क्रमबद्ध या प्रवणता हासिल ना कर पाए, और इस स्थिति के बाद नदियां पार्श्विक अपर्दन करके अपनी घाटियों को चौड़ा करती हैं। और चौथी मान्यता है स्थलखंड का उत्थान तीव्र गति के लिए तीव्र गति से छोटी अवधि में ही पूर्ण हो जाता है। और इनका मानना है कि जब तक इसका उत्थान पूरा नहीं हो जाता, जब तक किसी भूभाग का उत्थान है वो समाप्त नहीं हो जाता, तब तक अपर्दन क्रिया प्रारंभ नहीं होती। यानी पूर्ण उत्थान होने के बाद ही अपर्दन की क्रिया प्रारंभ होती है। ये 5 मान्यताएं हैं और इन्हीं मान्यताओं के ऊपर डेविस महोदय का अपर्दन चक्र है वो आधारित है।
उत्थान समाप्त। और ये हैं मोनोडोनाक। ये डायग्राम है। देखिए, इस ग्राफ के माध्यम से हम लोग इसको समझेंगे। पहले डायग्राम बना लें आप लोग। हमारा ये जो क्षैतिज है इसके ऊपर हम लोग समय को इंडिकेट करेंगे, टाइम को, और इधर एल्टीट्यूड है हमारी ऊंचाई को प्रदर्शित करेंगे ऊर्ध्वाधर अक्ष के ऊपर। और यहाँ हम लोग इसको ऊपरी वक्र और निचले वक्र के द्वारा यूसी और एलसी के द्वारा हम लोग इसको इंडिकेट करेंगे। धरातल का कोई भी विभाग पहले उत्थान करता है, लगातार तीव्र गति से उत्थान होता है, और जैसे ही इसकी प्रथम अवस्था होती है, तरुण अवस्था होती है, उस अवस्था में उत्थान इसका बंद हो जाता है। उत्थान इसका सर्वाधिक होता है, फिर उत्थान की जो गति है वो धीमी हो जाती है और अपरदन क्रिया प्रारंभ हो जाती है तरुण अवस्था में। तरुण अवस्था में, प्राथमिक अवस्था में इसके उत्थान की दर है धीमी हो जाती है और अपरदन की दर है वो प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद दूसरी अवस्था है इसकी प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में उत्थान की अवस्था है वो अवरुद्ध हो जाती है, उत्थान रुक जाता है और अपरदन की क्रिया में थोड़ी तीव्रता आती है और अपरदन तेजी से होता है। और फिर तीसरी अवस्था जो है जीर्णावस्था या वर्धावस्था कह दो, इस अवस्था के अंदर उत्थान है वो पूर्ण रूपेण बंद हो जाता है और अपरदन की क्रिया है वो तीव्र गति से चलती जाती है। इस प्रकार तीव्र अपरदन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप लास्ट में जो कठोर चट्टानें हैं जिनका अपरदन नहीं हो पाता, कठोर चट्टानें पिंड के रूप में, गोलाशम के रूप में धरातल के ऊपर हमें दिखाई देती है, जिसको मोनोडोनाक कहते हैं। और इसके बाद ये हमारा जो धरातल है समतल मैदान में, पेनीप्लेन में या पेडीप्लेन में बदल जाता है। अब कई बार इसके बारे में पूछते हैं कि मोनोडोनाक